ब्रिक्स इंस्टीट्यूट के सभी साथियों को प्यारा सा नमस्कार। साथियों, जैसा कि अभी तक आपने देखा था पॉलिटिकल में हमने भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में बात की थी और संविधान का निर्माण कैसे हुआ इस बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी और साथ में भारतीय संविधान की विशेषताएं भी हमने पढ़ ली थी। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय संविधान का भाग एक, भाग दो, भाग तीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग होते हैं जिन पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग एक के बारे में। तो भाग एक का संबंध किससे है? तो ये केंद्र व राज्य से संबंधित है। केंद्र व राज्य, और इसके अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक इसमें दिए गए हैं। भाग एक अनुच्छेद 1 से 4 तक की इसमें चर्चा की गई है। तो केंद्र व राज्य से संबंधित भाग एक है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 को समझते हैं, अनुच्छेद 2 को समझते हैं, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 को हम यहाँ पर समझते हैं। अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4, इस पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। एक एक करके ये अनुच्छेद समझते हैं। इनमें अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से ये समझ आ जाएंगे। भाग एक में क्या कहा गया है? भाग एक में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। तो यही क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है कि भारत राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि जो इंडिया है, इंडिया यानी भारत, वह राज्यों का संघ है। ठीक है, तो इस अनुच्छेद 1 को आप लोग याद रखेंगे, अच्छे से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद के पास यह शक्ति है, संसद के पास यह शक्ति है, यह शक्ति है कि वह भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है, नए राज्यों को शामिल कर सकती है, राज्यों को शामिल कर सकती है। तो इसको याद रखना कि नए राज्यों को शामिल कर सकती है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 2 में इसकी बात की गई है कि नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, मतलब यह है कि नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करना या फिर नए राज्यों का गठन करना, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2 में। इसके अंतर्गत नंबर 1 तो कहा गया है कि नए राज्यों को शामिल करना, और दूसरा कहा गया है नए राज्यों का गठन करना, नए राज्यों का गठन करना। यह अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों का गठन करना। ये दोनों चीजें इसके अंतर्गत रखी गई हैं कि नए राज्यों को या तो शामिल किया जाएगा या नए राज्यों का गठन किया जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है कि इसमें भी सेम इसी तरीके से देखो, लेकिन फर्क है। क्या फर्क है? इस पर हम बात करते हैं कि संसद के पास यह शक्ति है कि वह वर्तमान राज्यों का, वर्तमान हमारे पास जो राज्य हैं उनका नाम परिवर्तन कर सकती है या सीमा परिवर्तन कर सकती है, या फिर उनका कह सकते हो कि पुनर्गठन कर सकती है। जो वर्तमान राज्य हैं उनसे उनके राज्य में से कुछ क्षेत्र अलग करके नया राज्य बनाना है, या फिर उनका नाम परिवर्तन करना है, या फिर उनकी सीमा में परिवर्तन करना है। ठीक है, तो संसद के पास यह शक्ति है कि वह वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है, पुनर्गठन, या फिर नाम परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन, या फिर सीमा परिवर्तन कर सकती है। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 3 में है। जो वर्तमान राज्य हैं उनसे कोई नया राज्य बनाना है, या उनका नाम परिवर्तन करना है, या उनका सीमा में परिवर्तन करना है, ये सारी चीजें अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 3 के तहत ही किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत नंबर 1
किसी राज्य से उसका क्षेत्र अलग कर, इसमें क्या क्या शामिल है देखो, किसी राज्य से उसका क्षेत्र शामिल कर, किसी राज्य से उसका क्षेत्र अलग कर, उसका क्षेत्र अलग कर नया राज्य बनाना, नया राज्य बनाना, राज्य बनाना। अब देखो किसी राज्य से कोई हिस्सा अलग करके नया राज्य बनाना, ये तो किस में आएगा, अनुच्छेद 3 में आएगा। लेकिन अगर कहीं बाहर से कोई नया क्षेत्र अगर भारतीय संघ में शामिल करना है तो वो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। अगर भारत कहीं पर आक्रमण करता है और उस क्षेत्र को अपने राज्यों में शामिल करता है या अपना नया राज्य बना देता है उस क्षेत्र को, तो उसको जीत करके, तो उसे तो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। लेकिन जो वर्तमान राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करके उत्तराखंड बना दिया गया, तो ये किस अनुच्छेद के तहत आएगा, तो अनुच्छेद 3 के तहत आएगा। ठीक है। दूसरा, किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, राज्य की सीमा में परिवर्तन, सीमा परिवर्तन करना है। या फिर तीसरा, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना, राज्य का नाम परिवर्तन करना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी, अनुच्छेद 3 के तहत आती है। ठीक है। वर्तमान, अब इसमें अंतर बिल्कुल अच्छे से समझ लो, जो वर्तमान राज्य हैं उनसे कोई नया राज्य बनाना है अनुच्छेद 3 में, लेकिन बाहर से कोई नया राज्य ला करके उस नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल करना है तो अनुच्छेद 2 के तहत किया जाता है। अब बात आती है अनुच्छेद 4 क्या है, इसको समझना। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया कि जो अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को संविधान संशोधन 368 नहीं माना जाएगा, संशोधन 368 नहीं माना जाएगा। अब ये इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को संविधान संशोधन 368 नहीं माना जा सकता। ठीक है। मतलब यह है कि संविधान के जो संशोधन होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? एक तो साधारण बहुमत से होता है, साधारण बहुमत से होता है संविधान संशोधन, बहुमत से। दूसरा कैसे होता है? विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से होता है, बहुमत से। और तीसरा संशोधन कैसे होता है? विशेष बहुमत प्लस, विशेष बहुमत तो होगा, साथ में क्या होगा? बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी होता है, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, अधिक राज्यों के समर्थन से होता है संविधान संशोधन, राज्यों का समर्थन। ठीक है। अब देखो 368 के तहत क्या कहा गया है कि जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 है इनको संविधान संशोधन 368 नहीं माना जाएगा। तो संविधान संशोधन 368 के तहत ये दोनों तरीके की प्रक्रिया आती है। और अगर संविधान, ये अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 होंगे तो ये साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित माने जाएंगे। ठीक है। तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो संशोधन होगा वो साधारण बहुमत से होगा, तो उसे विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यही बात इसमें कही गई है कि अनुच्छेद 2 और 3 को संविधान संशोधन 368 नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है। तो ये है भाग 1, जिसको आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लो और इसको साथ में लिख भी लो सभी लोग। तो ये हमारा भाग 1 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इसमें कुछ बातें थोड़ा साथ साथ में समझ लेते हैं। एक तो आप यहाँ पर बांग्लादेश को जब के साथ जब सीमा विवाद सुलझाया गया तो बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का कुछ आदान प्रदान हुआ, उस पर हम बात कर लेते हैं कि किस संशोधन के द्वारा ये बांग्लादेश के साथ सीमाओं का संशोधन किया गया, सीमाओं में का आदान प्रदान हुआ। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, जल्दी से सब लोग इसको लिख लो और हम यहाँ से आगे बढ़ें। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लो। और हम यहाँ पर एक बांग्लादेश के साथ जो सीमाओं का आदान प्रदान हुआ था उसको भी इसी क्रम में समझते हैं और फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग लिखेंगे आप लोग, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे
बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान। अगली हेडिंग लिखेंगे बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान, क्षेत्रों का आदान प्रदान। अब ये पूछा जाता है कि बांग्लादेश के साथ जो क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ ये किस संशोधन के तहत हुआ, तो ये है 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। संशोधन कब हुआ, तो ये 2015 का संशोधन है। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ और इसी संशोधन के द्वारा बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि भारत ने भी अपने कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों को भारत ने अधिग्रहित किया। इस लेन देन में 111 जो अंतः क्षेत्र थे वो बांग्लादेश को दिए गए थे। इसको याद रखेंगे कि इस लेन देन में 111 अंतः क्षेत्र बांग्लादेश को भारत के द्वारा दिए गए, बांग्लादेश को दिए गए। तो इसको याद रखना, इसमें पूछा जाता है कि कितने अंतः क्षेत्र बांग्लादेश को दिए गए थे और बांग्लादेश ने भारत को कितने अंतः क्षेत्र हस्तांतरित किए। तो हम कहेंगे कि बांग्लादेश ने 51 अंतः क्षेत्र, बांग्लादेश ने 51 अंतः क्षेत्र भारत को हस्तांतरित किए, भारत को हस्तांतरित किए। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ये भी एक इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर हो गया? जल्दी से आप लोग इसको भी लिख लो और इसके बाद हम आगे बात करते हैं राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित। तो नेक्स्ट हेडिंग इसके बाद लिखेंगे राज्यों का पुनर्गठन। इसको सभी लोग जल्दी से लिख लें। बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान किस संशोधन के तहत हुआ था? चलिए, तो अब आप लोग यहां से हेडिंग लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग आती है कि राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन। अब इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जब देश आजाद हुआ था, स्वतंत्रता के बाद भारत की जो भौगोलिक सीमा थी उसमें कुल कितनी देशी रियासतें थी, तो 552 देशी रियासतें थी। इसको याद रखेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सीमा में 552 देशी रियासतें थी, जिनमें से 549 भारतीय संघ में शामिल हुई, जबकि 3 शामिल नहीं हुई। अब ये कौन कौन सी थी देखो, एक तो हैदराबाद की रियासत थी पहली, दूसरा जूनागढ़ थी और तीसरा कश्मीर। ठीक है, कौन कौन सी? नंबर 1 हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा जम्मू कश्मीर। अब इन रियासतों को कैसे शामिल किया गया, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो हैदराबाद रियासत थी वहां पर पुलिस कार्रवाई की गई थी। ठीक है, जबकि जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद रियासत को, हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही। अब यहां पर यह ऑपरेशन भी पूछा जाता है, तो ऑपरेशन क्या था इसका नाम?
ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से, पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारतीय संघ में मिलाया, भारतीय संघ में मिलाया गया, ठीक है। जबकि जूनागढ़ में क्या हुआ, जूनागढ़ को जनमत संग्रह से भारतीय संघ में शामिल किया गया, भारतीय संघ में मिलाया। अब बात आती है जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया, तो ये आप जानते ही हो कि जम्मू कश्मीर के साथ जम्मू कश्मीर को एक विलय पत्र में हस्ताक्षर करके, ठीक है, को विलय पत्र के माध्यम से राजा हरि सिंह थे उस टाइम पे, माध्यम से पंडित नेहरू और हरि सिंह के बीच जो संधि किस्म की हुई, तो विलय पत्र के माध्यम से भारतीय संघ में मिलाया। तो इस तरीके से एक जो विलय पत्र था उसमें हस्ताक्षर किए गए और उसके तहत वहां पर जो भी चीजें हुई तो उनको आप लोग सब जानते ही हो। ये फिर अपने आप में एक टॉपिक ही आएगा, जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय कैसे हुआ, तो उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे कि उसमें धारा 370 के तहत भारतीय संघ में इसे शामिल किया गया, ठीक है। तो इतनी चीजें तो इसमें होगी। अब 1950 में संविधान सभा ने क्या किया, भारतीय संघ के राज्यों को 4 भागों में वर्गीकृत कर दिया, ठीक है। तो 1950 में संविधान सभा ने भारतीय संघ को 4 वर्गों में बांट दिया, 4 वर्गों में विभाजित किया। ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा ने भारतीय संघ को, भारतीय संघ के राज्यों को, या भारतीय राज्यों को लिख देता हूं मैं, या आप लिख सकते हो कि भारतीय संघ के राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया, 4 वर्ग बना दिए। उसमें भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ बनाया गया, ठीक है। कौन कौन से थे, भाग क, फिर बनाया भाग ख, फिर बनाया भाग ग और फिर बनाया भाग घ। तो इस तरीके से 4 वर्गों में भारतीय राज्यों को बांट दिया। अब भाग क में कितने राज्य थे इसको याद रखना, भाग क में 9 राज्य रखे गए, भाग ख में भी 9 राज्य रखे गए, भाग ग में कितने थे, 10 राज्य, ठीक है। और भाग घ में कितने थे, केवल एक मात्र था, एक अंडमान निकोबार, है ना। कौन सा था, तो अंडमान निकोबार को इसमें रखा गया। तो इस तरीके से 4 वर्गों में इसको विभाजित कर दिया गया। क्लियर हो गया। भाग क में 9 राज्य, भाग ख में 9 राज्य और भाग ग में 10 राज्य और यहाँ पर एक केवल अंडमान निकोबार, ठीक है। 9 दूनी 18, 10 28 1 29, टोटल कितने हुए, ये इन सब की संख्या कितनी थी, तो 29 थी। अगर पूछा जाए कि भारतीय संघ में कुल कितने राज्य थे, तो इनकी संख्या थी, संख्या लिख देता हूँ यहाँ पर 29। तो इसको याद रख लेना, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जाता है। क्लियर हो गया। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही।